300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं। 3 रेलगाड़ियां जिस तरीके से पटरी से उतरी या पटरी से उतर कर टकराई, उसने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा कर दिया, क्या भारत के भीतर में जो इस रेलगाड़ी को लाइफलाइन माना जाता है, उस लाइफलाइन की सुरक्षात्मक व्यवस्था यानी कोई दुर्घटना ना हो, इसको लेकर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, या टेक्नोलॉजी है लेकिन हम टेक्नोलॉजी लगा नहीं पाए, या टेक्नोलॉजी के लिए पैसा नहीं है, या जो पैसा भी है वह इस लाइफलाइन की रेलगाड़ियों से हटकर हमने इस दौर में नई नई रेलगाड़ियों का इजाद करना शुरू कर दिया। तो एक सवाल हर जहन में जरूर होगा, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी कोई लेगा या नहीं लेगा? क्योंकि हमने इस दौर में लगातार देखा है कि वंदे भारत ट्रेन जहां से निकलती है वहां पर हरी झंडी कोई रेल मंत्री नहीं दिखलाता है, प्रधानमंत्री खुद दिखलाते हैं। और प्रधानमंत्री ने इस दौर में एक लंबा वक्त ले लिया, 12 घंटे से ज्यादा के वक्त के बाद शायद उन्हें बोला गया कि आपको जाना चाहिए, तो खबर निकल कर आई कि प्रधानमंत्री बालासोर जाएंगे। रेल मंत्री पहले आज सुबह जाने वाले थे, लेकिन गंभीर स्थिति समझ में आने लगी तो उनको रात में ही रवाना कर दिया गया। नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, वो सुबह होते ही पहुंच गए। ममता बनर्जी भी तैयारी कर चुकी है, वह भी पहुंच जाएंगी। इन सब के बीच तमिलनाडु चूंकि यह कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी, जहां के सबसे ज्यादा लोगों की मौत इस ट्रेन में सफर करने वालों की हुई है, तो वहां पर राजकीय शोक मनाया जा रहा है। और राज्य में शोक के तौर पर वहां से 3 मंत्री निकलकर पहुंचेंगे उड़ीसा और उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। सैकड़ों की तादाद में एंबुलेंस लगी हुई है, ट्रक लगे हुए हैं, जो एक तौर पर गाड़ी जिसके भीतर इलाज हो उनकी भी संख्या लगभग 25 से ज्यादा है। यह तमाम चीजें हो रही है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी होती है? और ऐसी दुर्घटनाओं के वक्त इस देश के भीतर और आम लोगों के जहन में क्या सवाल होते हैं? क्या सिर्फ मुआवजे को लेकर होते हैं, जिसका ऐलान सरकार ने कर दिया कि जिसकी मृत्यु हो गई उसके परिजनों को 10 लाख रुपए देंगे, जो गंभीर तौर पर घायल है उन्हें 2 लाख देंगे, जिनको हल्की फुल्की चोट लगी है उन्हें 50,000 देंगे? क्या यह राहत की परिस्थिति में लाकर देश सिर्फ पैसों के आसरे खड़ा हो सकता है? अगर खड़ा हो सकता है तो हमें लगता है आज जरा समझने और परखने की जरूरत है। भारत के भीतर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 2012 में एक सिस्टम आया था जो कवच के नाम पर था। जो खर्चा आता है इस तरीके से एक्सीडेंट को रोकने के लिए, उसमें पर किलोमीटर लगभग 30 लाख रुपए पड़ते हैं, मैक्सिमम 50 लाख तक पड़ते हैं। लेकिन इस देश के भीतर में जब आप सामूहिक तौर पर इस तरह के सिस्टम को लगाने जाएंगे तो हर किलोमीटर का खर्चा 30 लाख रुपए है। और इस देश के भीतर में 1,15,000 किलोमीटर का रेलवे पटरियां बिछी हुई हैं। इतनी बड़ी तादाद में देश की यह लाइफलाइन काम करती है। 1,15,000 किलोमीटर रेल की पटरियां, पर किलोमीटर का खर्चा है 30 लाख रुपए। और इसको अगर आप जोड़िएगा और इस देश के भीतर में हर जगह पर इसको लागू कर दीजिएगा तो कितना खर्चा आएगा? कुल मिलाकर खर्चा यह बैठता है 34,000 करोड़ रुपए। 34,000 करोड़ रुपए क्या मायने रखते हैं इस देश के लिए? यह सवाल तो हर दृष्टि से पूछा जा सकता है। पूछने का मतलब यह है कि इस देश में ना जाने कितने ऐसे करोड़पति हैं जो बैंकों से पैसा लेकर भाग गए, और उनकी रकम जब बरस दर बरस जोड़ना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि औसतन 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा लेकर भाग गए, क्योंकि सरकार ने औसतन 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए इस दौर में माफ कर दिए जो पैसा लेकर करोड़पति भाग रहे थे। तो 34,000 करोड़ रुपए की रकम कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं है। और इस रकम के आसरे अगर इस देश के भीतर में जिस कवच का जिक्र रेल मंत्री कर रहे थे, अगर उसको इस देश में लागू कर दिया जाए तो कहीं कोई दुर्घटना नहीं होगी। और खास तौर से इसके समानांतर सरकार ने इस दौर में वंदे भारत शुरू की, जो तकरीबन 15 गाड़ियां इस वक्त चल रही है। 2023-24 के बजट में उसके लिए भी प्रावधान किया गया। और जरा समझने की कोशिश एक और कीजिए, जो रेलगाड़ियां पहले से चल रही हैं, जो पटरियां पहले से मौजूद है, वहां पर एक्सीडेंट ना हो, इससे हटकर जब वंदे भारत लाया गया, जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखा रहे थे, तो उसमें एक खर्चा जो आता है पर कोच का खर्चा 8 करोड़ रुपए आता है। और 8 करोड़ का मतलब है कि 8 डिब्बों की यह गाड़ी होती है, यानी 64-65 करोड़ रुपए कुल खर्चा एक ट्रेन पर आता है। और जो टारगेट है वह 1000 ट्रेन का है, यानी कुल मिला के 65,000 करोड़ रुपए इस वंदे भारत को लेकर आने वाले वक्त में आपको दिखाई देंगे। और ये 2023-24 के बजट का हिस्सा है, क्योंकि रेलवे बजट में तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रखा गया। तो आपके जहन में तुरंत एक सवाल होगा कि वाकई 34,000 करोड़ में अगर इस देश के भीतर में यह कवच सिस्टम, जिसको 2012 में रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने खड़ा किया था और 2012 में खड़ा किया गया, 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने इसकी संवेदनशीलता समझी, उसको रखा गया सामने, चर्चा शुरू हुई 2018 में फिर, और 2022 से इसको लागू किया गया। और ये ट्रेन कोलिजन अवॉइडल सिस्टम जो है, यह सिर्फ और सिर्फ वंदे भारत के इर्द गिर्द घूम रहा है।
यानी नई ट्रेन आई वंदे भारत में, जो टिकट कटाकर आप बैठते हैं, क्योंकि एक के बाद दिल्ली से बनारस वंदे भारत चलती है, दिल्ली से कटरा वंदे भारत चलती है, दिल्ली से अजमेर जाती है, दिल्ली से अबू अंदुरान हिमाचल प्रदेश जाती है, गांधीनगर से मुंबई जाती है, मुंबई से शिरडी जाती है, नागपुर से बिलासपुर जाती है, मुंबई से सोलापुर जाती है। तमाम जगहों पर तकरीबन 15 रूट पे ये चल रहा है। इस पे बैठकर टिकट लेने की स्थिति में आम आदमी की नहीं होती है, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस में सफर कर रहा था या इस दौर के भीतर में जो दूसरी ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी उसमें सफर कर रहा था, क्योंकि इसकी तुलना में तकरीबन 5 गुना ज्यादा किराया इसमें लिया जाता है। तो इस देश के भीतर में पहली जरूरत क्या होनी चाहिए, यह प्रधानमंत्री के विजन के साथ इसे जोड़ना होगा, खासतौर से तब जब बकायदा इसका प्रेजेंटेशन कैसे किया गया। हमें लगता है एक क्षण के लिए आप वह भी देखिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी आसान तरीके से नहीं किया गया। तमाम जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट थे, जो भी उस क्षेत्र के जुड़े हुए लोग थे, सबको बुलाया गया और रेल मंत्री ने किस तरीके से बतलाया कि अब कोई एक्सीडेंट नहीं होगा और कमाल का विजन है। हमें लगता है एक बार इसे भी आप देखिए। Passenger experience comes for stations, trains, safety. So the safety system that world uses is practically a European system called ETCS. Very complex system. We decided to design and develop our own system out here, which has to be simple, which can be replicated, taken to the world. System called Kavach. It automatically stops. It's like if you compare with the current European system, which is ETCS L2, level 2. This is better than level 2 and comparable to level 3. Level 3, very few countries are there, but we are rapidly moving in this direction. This is a test in which I personally sat in one train. Other train, there was chairman of railway board. Same track, 2 trains coming at high speed, and the Kavach stops the system exactly at 400 meters automatically. And automatically stop at almost. Both the trains automatically stop at exactly 400 meters. I took that risk. Being an engineer, I feel very comfortable and confident of our engineering talent in the country. इतने शानदार प्रेजेंटेशन को देखकर आपके जहन में एक सवाल तो जरूर होगा, क्या यह सिस्टम सिर्फ वंदे भारत के इर्द गिर्द इसलिए घूम रहा है क्योंकि यह ट्रेन रात का सफर नहीं कर पाती है, या करती भी है तो इसकी एक लिमिटेशन परिस्थितियां हैं चंद घंटों के लिए। तो जरा अब एक क्षण के लिए भारत की लाइफलाइन उस रेलवे पर आकर खड़े हो जाइए जहां इस देश के आम शख्स ट्रेवल करते हैं। जिस बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को 1 जून यानी परसों सुबह जब वह 7:30 बजे बेंगलुरु के यशवंत स्टेडियम से चली तो उसको पहुंचना था 8 बजे शाम में हावड़ा पहुंचना था, लेकिन यह 3.5 से 4 घंटे लेट चल रही थी। यह पूरा सफर रेलगाड़ी में जो बैठे हुए थे तकरीबन 36.5 घंटे का था। रेलगाड़ी लेट चल रही थी तो यह सफर बढ़कर 41-42 घंटे हो गया। तो जो सफर कर रहे थे वो हावड़ा पहुंचते उससे पहले ठीक 6:30 बजे यह भद्रक पहुंची, जो कि उड़ीसा में आता है, और भद्रक के बाद वाला रेलवे स्टेशन 7:52 पर बालासोर आने वाला था, और इसी बीच में वह पटरी से उतरी ट्रेन। और दूसरी तरफ कोरोमंडल एक्सप्रेस जो थी वह निकली थी हावड़ा से, और वहां से निकलकर उसको चेन्नई जाना था। हावड़ा से यह 3:20 दोपहर में चली और यह 6:30 बजे बालासोर पहुंची, और यह बालासोर से निकलती है, इसको 7:40 में अगला स्टेशन भद्रक है। वो भद्रक से चली थी, बालासोर आ रही थी, ये भद्रक से निकली और बालासोर जा रही है, बालासोर से निकलकर भद्रक जा रही है, और बीच में ही जो स्टेशन था वहां पर यह टक्कर हो जाती है। टक्कर ना कहिए बल्कि पटरियों से रेलगाड़ी के डब्बे जब उतरते हैं तो दूसरी ट्रेन उसी से टकरा जाती है, यानी एक रेलगाड़ी के डब्बे पटरी से जो डिरेल्ड हुए थे उतर गए थे। अगर यह सिस्टम लगा होता तो पटरी से उतरने के बाद की मौतों की तादाद इतनी नहीं होती। इस देश के भीतर में इससे पहले भी दुर्घटना हुई है, और खुद अगर कोरोमंडल को देखें तो ट्रैक बदलते वक्त इसकी 13 बोगियां पटरी से उतर गई थी 3 फरवरी 2009 को उड़ीसा के जाजपुर में, और तब 16 मौतें हुई थी। दरअसल यह एक ट्रेन आ रही है और दूसरी पटरी से उतरी हुई है, तो कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है जिस सेंसर सिस्टम को हो जाना चाहिए था, और उसका खर्चा हमने आपको बतला दिया कि उस लिहाज से समझिए तो यह खर्चा कोई मायने भारत के लिए रहता नहीं है, खासतौर से तब जब लाइफलाइन के तौर पर इसको रेलगाड़ी को देखा जाता है।